नमस्ते। आज हम बीए पार्ट थर्ड पेपर सेकंड मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स के अंतर्गत रेखीय प्रोग्रामिंग लीनियर प्रोग्रामिंग के बारे में बात करेंगे। 1946 में अमेरिकन गणितज्ञ डी.वी. नेंजिंग ने रेखीय परियोजना तकनीक का विकास किया था। सर्वप्रथम इस विचार को रखने वाले रूसी गणितज्ञ एल.वी. कैंटोवरमिच ने दिया था। इसमें दो शब्द हैं, रेखीय और प्रोग्रामिंग। इनका तात्पर्य क्या है? रेखीय प्रोग्रामिंग शब्द के दो भाग हैं। ऐसे संबंध जिन्हें सरल रेखा द्वारा प्रतिपादित किया जा सके, अर्थात समस्या जिसका हल निकालना है के अंतर्गत सभी संबंध रेखीय हों। सभी चरों की घात एक होनी चाहिए, एक से अधिक नहीं। इसका तात्पर्य है कि दो से अधिक चरों में संबंध प्रत्यक्ष व आनुपातिक हैं। यदि साधन मात्रा में 10% वृद्धि कर दी जाए तो उत्पादन भी 10% बढ़ जाएगा। अर्थशास्त्र में रेखीयता का आशय स्थिर प्रतिफल की स्थिति से है। दूसरा शब्द है प्रोग्रामिंग। प्रोग्रामिंग से तात्पर्य है व्यवस्थित निर्णय लेना या नियोजन करना। उत्पादन को अधिकतम करना। यदि एक समस्या तो इस संबंध में अनेक व्यवस्थित निर्णय लेने होंगे, क्योंकि एक वस्तु की उत्पादन की विधियां अनेक हैं। वैकल्पिक विधियों में से सर्वश्रेष्ठ विधि को चयन करना प्रोग्रामिंग कहलाएगा। तो ऐसी स्थिति में ऐसी उत्पादन विधि का उपयोग किया जाए जिसमें उत्पादन लागत न्यूनतम हो, उत्पादन अधिकतम हो। अब प्रश्न उठता है कि लीनियर प्रोग्रामिंग की आवश्यकता हमको क्यों पड़ी? तो परंपरागत सीमांत विश्लेषण तकनीक कैलकुलस का प्रयोग करती है, जहां पर अनेक प्रतिबंध होते हैं, जिसमें मुख्य रेस्ट्रिक्टिव एजम्पशन है कि ऑब्जेक्टिव फंक्शन या ड्यूटिटी ऑफ और प्रॉफिट और कॉस्ट फंक्शन सतत फलन होने चाहिए। वह साधन दो बार अवकलित होना चाहिए। दूसरा, सीमांत विश्लेषण में असमानताओं के प्रतिबंध होने पर हल संभव नहीं था। लीनियर प्रोग्रामिंग हमें यह विधि देता है कि असमानताओं की स्थिति में भी हम हल को प्राप्त कर सकें। प्रतिबंधों की स्थिति में लक्ष्य फलन को अधिकतम करना या न्यूनतम करने की स्थिति में सीमांत तकनीक में यह माना जाता है कि प्रतिबंध की संख्या या प्रतिबंधों के समीकरण चरों की संख्या से अधिक नहीं होने चाहिए, चर जिन्हें ज्ञात करना है। इसी प्रकार से कई बार कैलकुलस तकनीक से कई बार ऋणात्मक उत्पादन हल भी प्राप्त हो जा सकते हैं जो अव्यवहारिक हैं। रेखीय प्रोग्रामिंग में यदि फंक्शन डिसकंटिन्यू है तब भी हम इसको हल प्राप्त कर सकते हैं। इनक्वलिटी कंस्ट्रेंट्स या नंबर ऑफ रेस्ट्रिक्शंस यदि वेरिएबल से ज़्यादा हैं तब भी हल प्राप्त किया जा सकता है। रेखीय प्रोग्रामिंग में तीन भाग होते हैं। लक्ष्य फलन जिसको अधिकतम या न्यूनतम करना है, सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट्स प्रतिबंधों के समीकरण, और यहाँ यह माना गया है कि एक्स और वाई जो भी चर हम ज्ञात कर रहे हैं उनके मान धनात्मक होने चाहिए। इसके लिए हमें कुछ अजम्पशन लेना पड़ते हैं। पहला, स्पष्ट परिभाषित उद्देश्य फलन होना चाहिए, प्रतिबंधों की उपस्थिति होनी चाहिए, असमानताओं की उपस्थिति होनी चाहिए, सभी समीकरण रेखीय होने चाहिए, इच्छित चर या चॉइस वेरिएबल कोई भी मूल्य हो सकता है, पूर्णांक या अपूर्णांक। नेक्स्ट, सिक्स्थ, इच्छित चरों के मान कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकते, अतः समस्या का हल सदैव फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही होगा। अगर हम ग्राफ बनाएं तो पहला क्वाड्रेंट जो धनात्मक होता है, जहाँ एक्स का मान भी धनात्मक है और वाई का मान भी धनात्मक है, तो वहीं हमें समस्या का हल प्राप्त होगा। और अंतिम, वस्तु या साधन की कीमत स्थिर है। एक स्टैंडर्ड एलपी प्रॉब्लम क्या होती है, ये रेखीय प्रोग्रामिंग समस्या क्या होती है? जैसे कोई एक फलन है z बराबर, जिसको b1 में x1 प्लस b2 x2 प्लस b3 x3, जिसको हमें मैक्सिमाइज करना है।
इसके साथ में प्रतिबंध हैं, कुछ प्रतिबंध दिए हुए हैं। A11x1 + A12x2 + A13x3 is less than G1. A21x1 + A22x2 + A23x3 is less than G2. A31x1 + A32x2 + A33x3 is less than G3. तीसरा हमें इसके मानने में पड़ता है कि नॉन नेगेटिव कंस्टेंट्स हैं कि x1 का मान भी 0 से अधिक है, x2 का मान भी 0 से अधिक है और x3 का मान भी 0 से अधिक है, तभी हम इस समस्या का हल प्राप्त कर सकते हैं। तो सबसे पहले लक्ष्य फलन, ऑब्जेक्टिव फंक्शन। व्यक्ति या फर्म जिस लक्ष्य को न्यूनतम या अधिकतम करना चाहती है उसे लक्ष्य फलन कहते हैं। अर्थात यह फलन उस निश्चित लक्ष्य का उद्देश्य को बताता है जिसे प्राप्त करना है। उदाहरणार्थ, लाभ अधिकतम करना या लागत न्यूनतम करना लक्ष्य फलन है। मैक्सिमम पाई यानी लाभ अधिकतम करना 3x1 + 4(2) एक लक्ष्य फलन है। मिनिमम सी यानी लागत को न्यूनतम करना 5y1 + 7y2 यह भी एक लक्ष्य फलन है। लक्ष्य फलन का संबंध रेखीय होता है। लक्ष्य फलन के दो भाग होते हैं, प्रमुख प्राइमल और द्वैध ड्यूअल। ड्यूअल के बारे में हम आगे चर्चा करेंगे, इसके सेकंड पार्ट में चर्चा करेंगे। दूसरा इसके अंदर होता है संभाव्य हल या संभाव्य क्षेत्र। एक ऐसा क्षेत्र जो सभी प्रतिबंधों को संतुष्ट करता है संभाव्य क्षेत्र कहलाता है। संभाव्य क्षेत्र का हल क्षेत्र प्रतिबंधों की संख्या व उनकी प्रकृति पर निर्भर करता है। संभाव्य हल संभाव्य क्षेत्र के अंदर होते हैं तथा परिधि रेखा पर होते हैं। संभाव्य क्षेत्र के कोने संभाव्य हल को बताते हैं। वह क्षेत्र संरचनात्मक, तो इसको हम परिभाषा के रूप में इस प्रकार से कह सकते हैं, वह क्षेत्र जो संरचनात्मक प्रतिबंधों तथा अऋणात्मकताओं के बातों को शर्तों को पूरा करता है संभाव्य क्षेत्र कहलाता है। कोई भी हल अधिक आधारभूत हल कहलाता है यदि धनात्मक मूल्य वाले चरों की संख्या इच्छित चल प्लस मूल चर संरचनात्मक प्रतिबंधों की संख्या के बराबर होती है। इसको हम उदाहरण के रूप में समझा सकते हैं। माना दो मशीन हैं, ए मशीन से 12 घंटे प्रतिदिन कार्य किया जा सकता है और बी मशीन से 8 घंटे कार्य करना संभव होता है। अतः ए मशीन पर हम 12 घंटे से अधिक कार्य नहीं कर सकते प्रतिदिन और बी मशीन पर हम 8 घंटे से अधिक कार्य नहीं कर सकते। एक्स वस्तु की एक इकाई उत्पादन करने में ए मशीन पर 2 घंटे लगते हैं, तो सब्जेक्ट हो गया 2x। बी मशीन पर भी 2 घंटे लगते हैं, तो ये भी 2x हो गया। वाई वस्तु की एक इकाई उत्पादन करने में ए मशीन पर 3 घंटे कार्य करते हैं, तो इसलिए 3y लिखा जाएगा। तो पहला कंस्टेंट हो गया 2x + 3y इज लेस देन 12, यानी दोनों को मिला के हम 12 घंटे से अधिक कार्य नहीं कर सकते। बी मशीन पर 1 घंटा कार्य प्राप्त किया जा सकता है, तो ये दूसरा लक्ष्य प्रतिबंध हो गया 2x + 1y इज लेस देन 18। एक्स की कीमत मानो 2 रुपये है और वाई की कीमत का मान मानो 3 रुपये है, तो ये हमारा लक्ष्य फलन हो गया 2x + 3y जिसको हमें अधिकतम करना है। और तीसरा प्रतिबंध ये माना जाएगा कि x और y के मान हमेशा धनात्मक होंगे यानी ग्रेटर देन 0 होंगे। अनुकूलतम हल, संभावित हलों को अनुकूलतम हल कहा जाता है। रेखीय प्रोग्रामिंग में अनुकूलतम हल कोने में प्राप्त होता है। अनुकूलतम हल बिना लक्ष्य फलन के प्राप्त करना संभव नहीं होता। अर्थात अनुकूलतम हल वह है जो कि लक्ष्य फलन को संतुष्ट करता है। रेखीय प्रोग्राम में अनुकूलतम एक न होकर एक से अधिक भी प्राप्त हो सकते हैं जो समान रूप से अच्छे होते हैं तो अन्य की अपेक्षा उत्तम होते हैं। ऐसी दशा में सिंप्लेक्स विधि की सहायता से अनुकूल हल प्राप्त किया जा सकता है, जिसके अंतर्गत सभी समान रूप से अच्छे हलों को परीक्षण करके अपेक्षाकृत निर्बल हलों को एक एक करके त्यागा जाता है जब तक कि अनुकूलतम हम प्राप्त नहीं किया जा सके। धन्यवाद।